गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफे घड़ी पर। हमने तो अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 6, जो कि हमारा अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट था, वो देखे थे। आज हम हमारा यूनिट 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, यूनिट ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या चीज़ से डील करता है, वो पहला चीज़ वो देखने को मिलेगा। और दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे फॉर्मुलेट होता है, कैसे कैसे बन के आता है। ये दो चीज़ हम प्राइमरीली इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अगर हम देखें, कोई भी बिजनेस हो तो वो वेरियस ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स करते हैं इन थ्रू आउट द ईयर, और उस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करके अकाउंटिंग रिजल्ट्स बनाते हैं, अकाउंटिंग परफॉर्मेंस बनाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। अकाउंटेंट ऑल्सो प्रिपेयर क्या करता है, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जिसको हम बैलेंस शीट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज़ हो गया। पहला, ट्रांजेक्शन इवेंट्स करता है, दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं, और तीसरा वो फिनेंशियल परफॉर्मेंस और फिनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं, वो हो गया। ठीक है, ये तीन चीज़ करते हैं। अगर हम देखें, अगर दो अलग अलग कंपनी हैं, दो अलग अलग बिजनेस हैं, अगर वो दोनों सेम सेटअप अकाउंट ट्रांजेक्शन्स और इवेंट करें, देन ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट दोनों का अकाउंटिंग पॉलिसी सेम हो, दोनों का वैल्यूएशन करने का मेथड सेम हो, तो जिससे क्या होगा, दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो भी हो कंपेरेबल नहीं रहेगा। तो इस केस में सो दैट अगर ये कंपेरेबल बनाने के लिए कोई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं करके एक अकाउंटिंग बॉडी ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने डिसीजन लिया। ठीक है, तो यही एस्पेक्ट जो नॉन कंपेरेबल ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट था, उस चीज़ को मद्देनज़र देखते रखते हुए और एक जनरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग बोल सकते हैं, जनरल फ्रेमवर्क करके बोल सकते हैं, वो सब डिस्क्राइब करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना गया। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स framework and accounting policies, standard accounting policies, framework and standard accounting policies for treatment of transition and events, so that financial statement of the different enterprise becomes comparable. ठीक है, अगर देखें यहाँ पे, accounting as a language of business communicates the financial result of an enterprise to various stakeholders by means of financial statement. ठीक है, financial statement बनाता है। financial accounting process is not properly regulated. If the financial accounting process is not regulated, so अगर रेगुलेट ना हो, रेगुलेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग। अगर अकाउंटिंग प्रोसेस को रेगुलेट ना करे इफ़ नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड, फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा, मिसलीडिंग हो जाएगा, मिसलीडिंग बनने का चांस रहेगा। टेंडेंटिस एंड प्रोवाइडिंग अ डिसॉर्टेड पिक्चर ऑफ बिजनेस बनेगा, rather than द ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। टू इंश्योर, अगर क्या देखें, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, एडेक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, इम्पोर्टेंट करके मार्क कर देता हूँ। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी,
consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting. It is essential to standardize the accounting principles and policies. स्टैंडर्डाइज करने का रिक्वायर हो गया, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किया गया जिससे कि हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एंटिटी कंपेरेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, कंसिस्टेंट हो, कंपेरेबल हो, एडिक्वेट डिस्क्लोजर हो, ये सब करके। ठीक है, तो ये बच्चों accounting standards deals with the issues of recognition of event and transition in the financial statement। एक हो गया recognition, ठीक है, measure of this transition and event, presentation of this transition and event, ठीक है, in the financial statement in a manner that is meaningful and understandable to the reader, ठीक है, recognition, measurement, presentation and disclosure, ठीक है, that will enable the public at large and stakeholders and the potential investor in particular to get an insight into what these financial statements are trying to reflect and thereby facilitating them to take a prudent and informed business decision। ठीक है, तो पहला बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हो गया, एक फ्रेमवर्क का स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट्स सो दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज इंटरप्राइज बिकम्स कंपेरेबल। ठीक है बच्चों, ये चार चीज़ डील्स करते हैं, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अगर हम देखें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमिनेट करता है, thereby improving the reliability ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी नॉन कंपेरेबल था फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज उसको कंपेरेबल बनाता है, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी। ठीक है, provide a set of standard accounting policies, valuation norms and disclosure requirement। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हो गया। क्या हो गया हमारा? ये हमारा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, पहला बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ पे हम चार्ट से देख रहे हैं, ये हमें पहला बेनिफिट क्या है? कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटिटी बिकम्स कंपेरेबल, रिलायबल होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है। ठीक है, थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर, तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा रीडर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले, जो हम पढ़े थे यहाँ पे देखे थे इस पॉइंट में, डिस्क्लोजर के पॉइंट में। तो बेसिकली वही सब है, आप एक बार ये रीड आउट कर लीजिएगा। अगर हम देखें लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लिमिटेशंस क्या है? पहला लिमिटेशंस है डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। डिफिकल्टी in making choice between different accounting treatments. Alternative solutions to certain accounting problems may each have argument to recommend them. Therefore, the choice between different alternative accounting treatment may become difficult. ठीक है, तो कोई एक ट्रांजेक्शन या इवेंट या कोई भी चीज़ हो, उस पर क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज या क्या फ्रेमवर्क देना है, ये डिफरेंट बंदा का डिफरेंट सेशन हो सकता है। तो उस केस में चॉइस करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा सही है या कौन सा हम नहीं सही है, तो वो चॉइस करना डिफ़िकल्ट होता है। वही बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड स्कोप। क्या रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है इसका? कि ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। ठीक है, लॉ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ टू बी फ्रेम्ड within the ambit of prevailing law, statute। ठीक है, ये लिमिटेशन हो गया। अभी देखते हैं बच्चों
हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे कैसे फ्रेम होता है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जो भी हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीड्यूर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कैन बी ब्रीफली आउटलाइंड। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसमें हमारा सीए सब इम्पैनल होता है, बड़े बड़े दिग्गज लोग इम्पैनल होते हैं। वो सब क्या करते हैं, पहले एरियाज आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज फॉर फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले क्या एरिया में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है वो एरिया हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करते हैं, कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है, टू कंसिडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड टू प्रिपेयर प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करें और प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाएं अब द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी प्रपोज्ड आने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो भी एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का नीड रहा, उस एरिया पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाएं और प्रिपेयर प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट फॉर प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आने वाला है, ठीक है। मतलब ड्राफ्ट नॉर्मल इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव स्कोप। इसमें क्या होता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव स्कोप, डिफिनीशन ऑफ टर्म्स यूज इन द स्टैंडर्ड, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। वही जो भी हम देखे थे, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो भी स्कोप एंड डिफिनीशंस वगैरह हो गया, वो सब हो गया, ठीक है। स्टडी ग्रुप तो बन गया, ठीक है, और इसका ड्राफ्ट भी बन गया अभी, ठीक है। देन कंसिडरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टडी ग्रुप्स ऑफ ASB एंड रिवीजन इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेलिब्रेशंस, ठीक है। जो उस ड्राफ्ट को कंसिडर करते हैं एंड रिवीजन इफ एनी नीडेड, ठीक है। तो अभी हमारा ड्राफ्ट भी आया और उस पर हम ड्राफ्ट बनने के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो खुद है वो उसको रिव्यू करता है, कंसिडर करता है और उसको रिवीजन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट। जो भी आफ्टर रिवीजन जो भी हमारा अपडेटेड ड्राफ्ट हो गया उसको सर्कुलेट होता है। सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आफ्टर रिवीजन बाय ASB, आफ्टर रिवीजन बाय टू द काउंसिल मेंबर क्या है, अब ICI का जो भी काउंसिल मेंबर होते हैं, उस काउंसिल मेंबर को, ठीक है, उस काउंसिल मेंबर को सर्कुलेट करते हैं। एंड स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज, ऑल्सो स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज सच एज डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स DCA, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल C&AG, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज स्कोप, ठीक है, फॉर कमेंस। इस चीज़ को, इस बंदे को, ये सारे अथॉरिटीज़ को, ये सारे आउटसाइड बॉडीज़ को, काउंसिल को हम सर्कुलेट कर देंगे जो भी हमारा अपडेटेड ड्राफ्ट है, और उसको हम बोलेंगे कि सर आप प्लीज़ हमारा इस चीज़ पर कमेंट करिए, कमेंट दीजिए, आपका व्यू क्या है, इस पर क्या कमेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज़। जो भी स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज़ है ऊपर में, उसके साथ मिलते हैं टू असरटेन देयर व्यूज़। उनका व्यू क्या है, उनका ओपिनियन क्या है ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑन द ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट पर उसको सर्कुलेट करते हैं फॉर कमेंट्स, उसको जाके मिलते हैं उनका व्यू जानने के लिए, वो क्या बोलते हैं इस पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट फाइनलाइज होता है, ठीक है, ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट्स वंस इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स। उसके बाद ये जो भी एक्सपोजर बन गया, अभी क्या है, उस पब्लिक बॉडीज़ एंड काउंसिल ऑफ ICI के पास से जो भी कमेंट्स आए, जो भी व्यूज़ आए, उसको इनकॉर्पोरेट करके जो एक्सपोजर ड्राफ्ट बनता है वो हम पब्लिक पे
हम इशू कर देंगे फॉर इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स। अगर आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करिए, आप रिव्यू करिए। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो ये हमारा फाइनल अकाउंट स्टैंडर्ड होने जा रहा है करके, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ कमेंट्स रिसीव्ड ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, कंसिडर करता है क्या, कोई कमेंट्स अगर आए, ठीक है, तो कंसिडर करता है। एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द ड्राफ्ट अकाउंट स्टैंडर्ड बाय ASB फॉर सबमिशन ऑफ काउंसिल, फॉर सबमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ ICI फॉर इट्स कंसिडरेशन एंड अप्रूवल फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, पब्लिक को कमेंट्स के लिए जो भी हम इशू कर दिए हैं उसका जो भी कमेंट्स आया है, जो भी कमेंट्स आएगा, उस कमेंट्स को हम इनकॉर्पोरेट करके एक ड्राफ्ट फाइनलाइज करते हैं। और वो ड्राफ्ट को हम क्या करते हैं, हम सबमिट करते हैं काउंसिल ऑफ ICI फॉर इस कंसिडरेशन, ठीक है। जो हम इसको आप कंसिडर करिए एंड इशू करिए, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ फाइनल ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज स्टैंडर्ड एंड बाय काउंसिल ऑफ द ICI एंड इफ फाउंड नेसेसरी मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इन कंसिडरेशन विद ASB, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ ICI को कुछ लगा, कंसिडर करेंगे, कुछ लगा कि नेसेसरी लगा कि कुछ चेंज करना पड़े, तो उस केस में मॉडिफाई करते हैं, प्रोवाइडेड इन कंसल्टेशन विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के साथ कंसल्ट करके कि हाँ ये हमारा इस एरिया पर ये थॉट है, ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए या नहीं, हम डिसाइड कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं और उसके बाद हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। The accounting standard on the relevant subject, that is non-corporate entities, the accounting standard on the for non-corporate entities, ठीक है, is then issued by ICI। ICI इशू करता है किसके लिए, for non-corporate entities, ठीक है। For unlisted corporate entities having net worth of less than 250 crore, the accounting standard issued by central government, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ देखें, हमारा ICI नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लिस्ट कंपनीज अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटीज जो भी लिस्टेड नहीं हो, हैविंग नेट वर्थ लेस देन 250 करोड़, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारा हो गया स्टेप्स फॉर इशुएंस ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारे पास 3 सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, 3 सेट है, ओ माय गॉड, 3 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू कैटर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एंटिटीज। क्यों है कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज है, उस कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज को डिफरेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर नेचर, साइज, लीगल फ्रेमवर्क एंड अंडर विच दे ऑपरेट, इंश्योरिंग दैट ईच एंटिटी फॉलोज एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग दीज आर, ठीक है। वो क्या है, एक है हमारा इंडेस, दूसरा है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज रूल्स 2021, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI एप्लीकेबल फॉर अदर देन कंपनीज मीन्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। जो हमारा इंड AS है एप्लीकेबल फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड NBFC एंड अनलिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड NBFCs विथ नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर, ठीक है। इसमें क्या है, इंड AS किस किस के लिए एप्लीकेबल हो गया, एक तो हो गया हमारा लिस्टेड कंपनीज और लिस्टेड NBFC, और जो भी अनलिस्टेड कंपनीज और NBFC हो जिसका हमारा नेटवर्थ 250 करोड़ से मोर हो, 250 करोड़ और मोर, उसके लिए इंड AS हो गया। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जो हमारा कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 के में लिस्टेड हो, नोटिफाइड हो, अप्लीकेबल टू कंपनीज अदर देन द फॉलोइंग इंड AS, ठीक है। जो भी कंपनी अकाउंटिंग इंड AS फॉलो नहीं करता हो उस केस में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट, दिस इज, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें क्या आता है, जो भी हमारा लिस्टेड तो ऊपर आ गया, लिस्टेड तो दोनों केस में NBFC और कंपनी दोनों के, जो भी हमारा कंपनीज और NBFC जो भी अनलिस्टेड हो
जिसका टर्नओवर अप टू 250 करोड़, उस वो केस हमको यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। हाँ, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये हम आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ये हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दिया गया नोट, द लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गिवन अबव डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, इट हैज़ बीन गिवन हियर फॉर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। हमारा सिलेबस कुछ भी नहीं है। इंडियस क्या क्या है, अगेन सेम इंडियस का लिस्ट ये रहा। अकाउंटेशन फॉर लोकल बॉडीज़, ठीक है, अकाउंटेशन फॉर लोकल बॉडीज़ ये हमारा लिस्ट रहा। कुछ भी हमारा ये अगेन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो भी हमारा लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया है, इंडियस दिया है, वो सब हमारा अकाउंटिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, यही है बच्चों हमारा। चलिए हम जल्दी से टेस्ट योर नॉलेज, ट्रू एंड फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट issued by the export accounting body or by the government or by regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, presentation, disclosure of the accounting transaction and events in the financial statement. Yes, true. ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, accounting standards can override the statute. No, false. क्यों? स्टैट्यूट से नीचे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज़ टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैट्यूट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड स्टैट्यूट। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन द डिफरेंट ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। नो, सो फॉल्स। इज द limitations. Requirement of additional disclosure is limitations. No, it is benefits. So again false. Accounting Standard Board stands for Accounting Standardization. ASB stands for AS. This one full form. False. ASB is Accounting Standard Board. There is no limitations of Accounting Standard. Again false. Because why? Limitations हम पढ़े थे 2. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों। Accounting standards for non-corporate entities in India are issued by whom? Central government, state government, ICI. Accounting standards harmonize accounting policies, eliminate non-comparative offenses. Yes, this also do non-comparable offense judgment को eliminate करता है और harmonize कर भी करता है, accounting policies harmonize करता है। It is essential to standardize the accounting policies and principles and policy in order to ensure transparency and consistency both. ठीक है, explain the objective of accounting in brief. objective क्या है? हमारा 2 objective था, वो लिखना है। state the advantage of setting up the accounting standards. ठीक है, जो भी advantage रहेगा जो हम पढ़े ये लिखिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हम अपना ये चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 to 7 कवर कर चुके हैं।